हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पावर के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसका एग्जीक्यूटिव पावर होता है, मिलिट्री पावर है, कैसे डिप्लोमेटिक में पावर है, लेजिस्लेटिव में भी पावर है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो पार्डनिंग पावर है एंड एमरजेंसी पावर। ये सारे जितने भी पावर्स हैं एक प्रेसिडेंट के, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। The Constitution has conferred extensive executive power on the President, Article 53 Clause 1। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट का, वो कहाँ कन्फर्ड है? आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड ऑन हिम। यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं यूनियन के, वो किस में वेस्टेड है? इन्हीं में वेस्टेड है, यानी कि प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। सारा पावर इन्हीं के पास है। ही इज द हेड ऑफ यूनियन रिपब्लिक। यूनियन रिपब्लिक के हेड भी हैं और स्टेट के भी हेड हैं। ओके, ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शन एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 77 क्लॉज 1, ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे वो किसके द्वारा एग्जीक्यूटेड होंगे? तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे और एक ऑथेंटिकेटेड मैनर में होंगे। प्रिस्क्राइब, जो भी रूल प्रिस्क्राइब है, तो वो सारे रूल रेगुलेशन फंक्शन किसके नाम पे लिए जाएंगे? वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे। और जो आर्टिकल 77 क्लॉज 2 में प्रेसिडेंट शिल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस for governments of India and for the allocation among the minister of the said businesses, article 77 clause 3। यहाँ पे जो बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो बिजनेसेस या जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन, ये रोड ट्रांजैक्शन से नहीं रिलेटेड है। ये है कि पार्लियामेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो मतलब कि इन सारी चीज़ों पे कौन वो करेगा? तो ये प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे खर्च होगा, कितना खर्च होगा, ये सारी चीज़ों का जो ब्यौरा है वो कौन मतलब कि फाइनलाइज करेगा? वो प्रेसिडेंट करेंगे। और कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं कि क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट को और अपॉइंटमेंट की पावर कैसे है और किनको ये अपॉइंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पावर है कि अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और इनके एडवाइस पे अदर मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में ये दिया गया है। ही अपॉइंट, ये पावर दिया गया है अपॉइंटमेंट का। ओके, ही अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इनके पास पावर है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने का एंड हाई कोर्ट के। ओके, ही अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल को भी ये अपॉइंट करते हैं। ही अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि चेयरमैन हो गए, मेंबर ऑफ यूपीएससी हो गए, जो भी क्वालिफाई होके जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, एंड अपॉइंट द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि ये जितनी भी पावर है अपॉइंटमेंट का, वो किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। ओके, तो ये रही हमारी एग्जीक्यूटिव पावर। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं मिलिट्री पावर। यानी कि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स के हमारे कंट्री में। उनके पास पावर है डिक्लेयर वॉर एंड पीस के लिए। हाउएवर द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट इज रेगुलेटेड बाय लॉ। ये पावर कहाँ पे दिया गया है? वो लॉ के द्वारा रेगुलेट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग ही सारा काम करेंगे। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जितने भी पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, वो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे। ओके, द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू रेगुलेट और कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री पावर बाय द प्रेसिडेंट। और जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी? एम्पावर करेगी, रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करेगी प्रेसिडेंट के मिलिट्री पावर को। ओके,
The military power of the president is thus subordinate to the executive power which is exercisable by him on the advice of cabinet. और ये जितने भी मिलिट्री पावर हैं वो बस प्रेसिडेंट अपने जो होता है डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, यानी कि वो पहले क्या करेंगे, सलाह मशवरा लेंगे कैबिनेट से जिसमें पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, अपने कैबिनेट से वो पूरा एडवाइस लेंगे, उसके बाद से कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं। ओके, तो ये है हमारे मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आगे देखते हैं हम डिप्लोमेटिक पावर्स। तो डिप्लोमेटिक पावर देखते हैं कि वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट सेंड और रिसीव एक एम्बेसडर होता है राजदूत, वो उसको भेज भी सकते हैं, बुला भी सकते हैं, और उनके अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं, बुला सकते हैं। तो यानी कि जितनी भी फॉरेन जो अफेयर्स है एक कंट्री और दूसरे कंट्री से, तो ये सारी चीज़ों का जो देखने का जो पावर है, देख रेख का, भेजने का, बुलाने का, ये पावर किसके पास है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। जितने भी ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं जो निगोशिएट होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होते हैं, ठीक है। और ये जो है रेटिफिकेशन किसके द्वारा ली जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा रेक्टिफिकेशन ली जाती है। तो ये है हमारे डिप्लोमेटिक पावर। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। President is an internal part of India and enjoy the following legislative power. मैंने बताया था, जब मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बताया था, तो मैंने 3 लोगों का नाम लिया था। पहले प्रेसिडेंट लिया था, फिर मैंने लिया था काउंसिल ऑफ स्टेट एंड और फिर मैंने हाउस ऑफ पीपल लिया था। तो यानी कि जो प्रेसिडेंट हमारा होता है वो किसी मतलब कि हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो वो मतलब कोई भी ऐसे पार्लियामेंट में डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, तो एक इंटरगल पार्ट है वो पार्लियामेंट का। तो ही कैन समन प्रोपगेट और पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, वो किसी को समन भेज सकता है, प्रोपगेट कर सकता है पार्लियामेंट को, और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो क्योंकि वो लोकसभा को इसलिए डिसॉल्व कर सकता है क्योंकि लोकसभा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि टेम्परेरी होती है, राज्यसभा परमानेंट होता है। लोकसभा को हम कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा है वो उसको हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वो लोकसभा को भी डिसॉल्व करने का पावर रखता है। ही कैन ऑल्सो समन जॉइंट सीट ऑन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो जॉइंट सीटिंग जो कि बोथ हाउसेस की होती हैं पार्लियामेंट के, उसको भी समन वो भेज सकते हैं, बुलावा भेज सकते हैं। और ये प्रोपगेट मतलब होता है कि खत्म, पार्लियामेंट को मतलब ख़त्म कर सकते हैं, या उनको एक होता है ना कि जितने भी अगर मान लीजिए काम हो गया तो वो एक डायरेक्ट स्पीच देगा कि मतलब हमने बहुत अच्छे से ये काम किया, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोपगेट होता है। और ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ दैट फॉर समन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। और पहली बात तो जो पहला मतलब सेशन होता है, 3 सेशन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन में हर ईयर वो क्या करता है, वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई जनरल इलेक्शन हुआ और इसमें मान लीजिए कोई पार्टी जीत के गई, तो उनको मतलब संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, एक स्पीच देंगे, बधाई वगैरह देंगे। तो फर्स्ट ईयर पहले सेशन में क्या करते हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, he can appoint any member of Lok Sabha to presides over preceding vendor officer of both the speaker and deputy speaker fall vacant। अब ये मतलब कि लोकसभा में देखा जाए वो किसी मेंबर को अपॉइंट करते हैं, मान लीजिए कि स्पीकर हो गए और डिप्टी स्पीकर हो गए, ये या तो मान लीजिए कि इनकी सीट खाली है या छुट्टी पर है, तो इन दोनों की जगह पर क्या करते हैं, लोकसभा में किसी मेंबर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जगह पर, ठीक है। अब सिमिलरली ही कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट। अब सिमिलरली ये क्या करेंगे, राज्यसभा में मैंने पहले बताया कि लोकसभा में क्या करते हैं, लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, हमेशा स्पीकर है, तो याद रखिएगा। राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, अब चेयरमैन की सीट खाली है तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे। सेम राज्यसभा में हमारे मान लीजिए कि चेयरमैन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ओके। तो चेयरमैन की सीट खाली है या वीकेंट है, या मान लीजिए वो छुट्टी पे है या कोई और काम से वो नहीं है पार्लियामेंट में, तो वो उनकी जगह पे डिप्टी चेयरमैन आ गए,
ठीक है। अब मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन भी छुट्टी पे है, वीकेंड पे है, ठीक है, नहीं आया है, तो उनकी जगह पर राज्यसभा में वो किसी भी मेंबर को उसी पार्लियामेंट से अपॉइंट कर सकते हैं उनकी जगह पे। ओके, अब ये नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम अमंग these person having special knowledge or practical experience literature science arts and social services। और इनके पास पावर है कि ये पार्लियामेंट में 12 मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो वो जो भी स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है या तो लिटरेचर में, साइंस आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज। ओके, तो ये 12 मेंबर को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली ये क्या करते हैं, दो जो मेंबर हैं लोकसभा के एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, उनको भी अपॉइंट करते हैं। पर ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है अपॉइंटमेंट अब वो खत्म हो गई है 2020 से। ओके, अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123, यानी कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है एक प्रेसिडेंट का, जो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। ओके, हम देखते हैं कि जैसे पार्लियामेंट ही लॉ या कोई भी जो बिल आता है, पार्लियामेंट के पास ही पावर है लॉ बनाने का। उसके अलावा किसी भी मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उनके पास पावर नहीं है। एक जो लेजिस्लेचर है हमारा, उनके पास ही पूरा पावर आ जाता है, यानी पार्लियामेंट के पास। जुडिशरी के पास नहीं पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है, ओके, लेजिस्लेचर के पास पावर है। तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो 3 सेशन होते हैं, जो कि हम बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये जितने भी 3 सेशन आते हैं, उन्हीं 3 सेशन में जितने भी लॉ है, जितने भी बिल आते हैं, ये सारी चीज़ें उसी में पास होती हैं। लेकिन इन 3 सेशन के बीच में जो बीच बीच में छुट्टियां होती हैं, उन्हें रेसेस भी कहते हैं या छुट्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इन्हीं के बीच मान लीजिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट, कोई मान लीजिए देश में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से पार्लियामेंट मान लीजिए पार्लियामेंट के मेंबर छुट्टी पर रहते हैं, ऑफ और जो ऑफ ड्यूटी है, या मान लीजिए कि वो मान लीजिए कि पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट अभी बंद है, ठीक है, लोग मेंबर अभी छुट्टी पे हैं, तो उसी बीच में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू एक कोई लॉ, टेम्परेरी लॉ बना देते हैं। मान लीजिए कि 3 सेशन है, मैंने बताया बजट सेशन, मानसून सेशन या विंटर सेशन। ओके, तो उनके बीच मान लीजिए कोई लॉ बनता है, अब उन्हीं के बीच के मान लीजिए छुट्टी रहती है, देश में कुछ ऐसा मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट कुछ आ जाता है, या कुछ मान लीजिए कि बाहरी आक्रमण हो जाता है, मान लेते हैं, या कुछ ऐसी दंगे हो जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को लगता है कि हमें एक ऐसा लॉ लाना चाहिए जिसकी वजह से देश में जो भी माहौल है वो ठीक हो जाए। तो वो क्या करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टेम्परेरी लॉ लाते हैं, जिसको हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहते हैं, जिस आर्टिकल 123 में दिया गया है। ओके, तो वही हमने बताया कि बोथ हाउसेस जो भी है सेशन में नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऐसे कुछ सरकमस्टांसेस आ जाएंगे जिसकी वजह से वो इमीडिएट एक्शन लेना पड़े उन्हें, तो इसी वजह से वो ऑर्डिनेंस इशूज करते हैं, और मान लीजिए रिक्वायर होगा तभी, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू विल हैव सम फोर्सेस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो जो ऑर्डिनेंस इशू होता है वो जैसे पार्लियामेंट कोई मान लीजिए एक्ट करती है, पार्लियामेंट जैसे लॉ बनाती है, वो उसी की तरह ही माना जाएगा। ओके, तो ये जो है जो ऑर्डिनेंस है, टेम्परेरी लॉ है, वो 6 वीक तक ही रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए रिस असेंबली हुई पार्लियामेंट में, उसके बाद से कोई भी फिर उसके बाद से मान लीजिए जो भी हाउसेस है, ठीक है, वो या तो क्या करेंगी, उसको परमानेंट करेंगे या उसको विड्रॉ कर देंगे। ओके, तो यही है कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो ऑर्डिनेंस को मतलब कि विड्रॉ भी कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है अपने ऑर्डिनेंस इशू जो उसने किया है, एक टेम्पररी लॉ जो बनाया है। ओके, द ऑर्डिनेंस प्रोमulgate आर्टिकल 123, the ordinance promulgated under Article 123, law having the same force and effect of Act of Parliament। ओके, जो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate हुआ है वो मतलब कि सेम फोर्स होगा और जो भी मतलब पार्लियामेंट के एक्ट की तरह ही वो काम करेगा। ओके, अब देखते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट
pardon, reprieve, respite, or remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense. जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या है, पावर है ग्रांट पार्डन, माफी देने का पावर है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी पर्सन कोई भी कन्विक्ट किया है ऑफेंस को, किसी भी ऑफेंस को, तो उसको मतलब कि किसी भी, मान लीजिए कोई कोर्ट मार्शल हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, और मान लीजिए कोई बाई चांस अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जैसे कि सेंटेंस ऑफ डेथ आ जाता है, ठीक है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, इन सारी केसेस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको पार्डनिंग दे सकता है, यानी कि माफ़ी दे सकता है, एंड कम्प्लीटली absolve the offender from our sentence and punishment and disqualification and places the same position if he had never committed the offense। लेकिन मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई ऑफेंडर है जिसने, जैसे कोई किसी, मान लीजिए मतलब कि कोई ऐसा उसने काम किया है जिसकी वजह से उसको सेंटेंस या कोई ऐसी पनिशमेंट मिली है, तो मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर देते हैं तो वो सेम पोजीशन पे आ जाता है जिस मतलब कि जैसे कि उसने कभी भी कोई क्राइम जो है या कोई भी ऑफेंस है उसने कभी कमिट ही नहीं किया था, उसे ऐसा माना जाएगा, ऐसे ट्रीट किया जाएगा जब मान लीजिए प्रेसिडेंट उसको माफ़ी दे देंगे, पार्डन दे देंगे उसको। ठीक है, तो कम्यूटेशन मीन्स जो होता है एक्सचेंज इन वन थिंग फ्रॉम अनदर थिंग। कम्यूटेशन यहाँ पर मैंने बताया था ना, कम्यूटेशन मतलब होता है कि मान लीजिए कि एक पनिशमेंट से सब्स्टिट्यूट कर दूसरे पनिशमेंट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, लाइटर कैरेक्टर, मान लीजिए उसको एक कोई भी रिगरस इम्प्रिजमेंट दे दिया गया है, ठीक है, एक ऑफेंडर को, तो उसको एक सिंपल इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट करने का पावर है प्रेसिडेंट को। या मान लीजिए रिमिशन है, रिमिशन मतलब होता है रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, अ सेंटेंस इन 1 ईयर में बी लिमिटेड टू 6 मंथ। तो रिमिशन मतलब होता है कि उसके सेंटेंस को रिडक्ट कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना विदाउट उसके कैरेक्टर को चेंज किए। यहाँ पे विदाउट कैरेक्टर चेंज किए का मतलब है मान लीजिए उसको रिगरस प्रिजमेंट मिला है, या उसको एक ऐसी सज़ा मिली, अकेले रहने की मान लीजिए सज़ा मिल गई है, तो बस उसकी जो है मान लीजिए 1 साल की सज़ा मिली तो उसको 6 महीने कर दिया जाएगा, लेकिन रिगरस से सिंपल में नहीं किया जाएगा, उसको रिगरस ही रहेगा। या कोई ऐसी सेंटेंस उसको मिल गई है, अकेले रहने का सेंटेंस मिल गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे डिस्पैच मीन होता है वार्निंग, लेसर पनिशमेंट एंड सो ऑन एंड द स्पेशल ग्राउंड। मान लीजिए कोई भी महिला ऑफेंडर है, ठीक है, वो मान लीजिए प्रेग्नेंट है, तो उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मान लीजिए 10 साल की उसको सज़ा मिली है तो उसको 5 साल में ठीक है, और मतलब कुछ ऐसा उसको कम पनिशमेंट मतलब देने का उनको अधिकार है हमारे प्रेसिडेंट को। रिप्राइव मीन्स होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस पेंडिंग अ प्रोसीडिंग अ पार्डन और कम्यूटेशन। तो रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंड कर देना डेथ सेंटेंस। मान लीजिए किसी भी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस मिल गई है, ओके, तो उसको क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी के लिए सस्पेंशन कर सकते हैं, मतलब अभी रोक सकते हैं। तो ये सारी पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट को है, ओके। अब देखते हैं नेचर ऑफ पार्डनिंग पावर, जिसमें हम एक केस देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है इंदिरा गांधी, जो कि हमारी जो पास्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनकी जो असैसिनेशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, द 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज एग्जामिन्ड इन डिटेल द स्कोप ऑफ प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। द पिटिशनर कहर सिंह was the convicted of the offense of murder for assassinating the prime minister Srimati Indira Gandhi and sentenced to death, and was confirmed by High Court, and his appeal to the Supreme Court was also dismissed thereafter. He presented opposition to the president for grant of pardon. He prayed that his representative may be allowed to see the president personally in order to explain his case। तो इस केस में स्टार्टिंग जैसे कि होती है, जो इंदिरा गांधी है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो जैसे ब्लू स्टार के बाद से ही उन पर अटैक होता है उनके मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही,
प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी जो है इंदिरा गांधी, उनको उनका मतलब कि ब्लू स्टार जो ऑपरेशन है पंजाब में हुआ था, उसके बाद से उनके ऊपर उनके ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही 2 लोग जो भी उनके बॉडीगार्ड थे, उन्हीं लोगों ने उनका असैसिनेशन कर दिया था। ठीक है, तो जिसका मास्टरमाइंड था इन दोनों को, जिसने भड़काया था, तो जो 2 बॉडीगार्ड थे, तो उनका जो मेन ये मास्टरमाइंड था वो था कहर सिंह। ओके, तो कहर सिंह, जब बाद में पता लगा कि कहर सिंह है इसका मास्टरमाइंड, तो इसको पकड़ा गया और इसको बाद में जो है उसको सेक्शन जो शायद से 120B क्लॉज, जिसको क्रिमिनल कंस्पिरेसी उस पर लगी थी, और सेक्शन 302 जो कि पनिशमेंट ऑफ मर्डर है। ओके, तो ये 2 सेक्शन उसके ऊपर लगाया गया था। तो पहले तो हाई कोर्ट में इसको मतलब कि बता दिया, उसको डेथ सेंटेंस की सजा मिल गई। ठीक है, बाद में ये गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको भी जो डेथ सेंटेंस मिली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और इसी पे वो अड़े रहे, बोले कि नहीं, तुमको डेथ सेंटेंस ही मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो कहर सिंह के बेटे हैं, उन्होंने जो हमारा ये आर्टिकल 72 है उसका मतलब कि इस्तेमाल करते हुए वो प्रेसिडेंट को ग्रैंड पार्डन के लिए एक नोटिस लिखते हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट से वो पर्सनली मतलब कि मिले और उनके केस के बारे में क्या करें, एक्सप्लेन करें, उनको समझाएं। ठीक है, अलाउ किया जाए, लेकिन और ये भी मतलब कि और ये भी बोले कि मतलब कि उनको ग्रैंड पार्डन भी दिया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट इस पिटीशन को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि एडवाइस ऑफ जो भी यूनियन गवर्नमेंट है, तो ये उनको उचित नहीं लगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको मतलब डेथ सेंटेंस का वो दिया हुआ था, वो मतलब उसी डिसीजन वही रहा, और प्रेसिडेंट ने उस पिटीशन को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके बाद से उनको डेथ सेंटेंस ही मिला था कहर सिंह को, और उनको फांसी की सजा ही मिली थी। तो ये है नेचर ऑफ पार्डनिंग पावर, और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हमारा कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे इमरजेंसी पावर। ओके, जो कि पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द प्रेसिडेंट विथ इनॉमरस इमरजेंसी पावर। 3 तरह की इमरजेंसी पावर होती है: नेशनल इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, 3 काइंड। तो इमरजेंसी ये जो पहला हमारा नेशनल इमरजेंसी है, वो कब अराइज होती है, मान लीजिए कोई वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गई या आर्म रिवेलियन हो गई। ओके, तो तब ये क्या होगा, तब प्रेसिडेंट अपना नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ओके, जो हमारा आर्टिकल 352 है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, और आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ओके, तो ये पहले मान लेते हैं, ये देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी तो कब होगी, या तो वॉर होगा, एक्सटर्नल कोई भी एग्रेशन होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि सिचुएशन देखते हैं जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, उसके पहले। ओके, तो उसके यहाँ पे जो आर्म्ड रिवेलियन है, उसके पहले यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। तो जब हमारे बाद में जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बाद से क्या किया गया, ये जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको हटा करके उसको एक आर्म्ड रिवेलियन मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया गया, क्योंकि जो यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस है, उसी का सहारा लेते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इमरजेंसी मतलब लगाया था हमारे देश में। ओके, तो नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो हमारे देश में वो 3 बार मतलब कि 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल तो बहुत बार लग चुका है, उसका कोई गिनती नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। ओके, और हम चाहते भी नहीं है कि फाइनेंशियल कोई भी इमरजेंसी हमारे देश में लगे। ओके, तो मान लीजिए इमरजेंसी है, मान लीजिए कोई भी ये प्रेसिडेंट रूल, किसी भी स्टेट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ के गवर्नमेंट या रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं कि मतलब कि यहाँ पे संभालना मुश्किल हो गई है। ठीक है, तो या मान लीजिए गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल मतलब लग देना चाहिए, या प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे इस स्टेट पे अब प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा देंगे। ओके, ऑन द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का मतलब यह है कि वहाँ की जो स्टेट जो है
ओके। जो मान लीजिए वहाँ के स्टेट सीएम है, गवर्नर है, तो वो जितने भी वहाँ के पावर है किनके हैंड में आ जाएगा, प्रेसिडेंट के हैंड में आ जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो मान लीजिए कोई भी ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मतलब स्टेबिलिटी या उस पर रिस्क आता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट का कह सकते हैं वहाँ पे प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी। और कौन करेगा ये इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंक्लूडेड है। तो ये यानी कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू क्या करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी को। तो मैंने इस वीडियो में सारा कुछ क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो फॉलो जरूर करें, बेल आइकन को एकदम याद से उसको प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।